हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स डिवीज़न पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंट टाइप्स की इलास्टिसिटी, द रियल प्रेफरेंस थ्योरीज एटसेट्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक नेक्स्ट यूनिट समझिए या नेक्स्ट एक टॉपिक हम लोग प्रोडक्शंस फंक्शंस को पढ़ना है। ओके, व्हाट इज प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस कितने प्रकार से होते हैं, गुड्स इन डिफरेंट टाइप्स, किस प्रकार से कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं या किस प्रकार से गुड्स को बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, तो विदाउट एनी लेट चलते हैं पॉइंट पे। इसमें क्या है, द रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रोडक्शंस फंक्शंस। ओके, व्हाट इज प्रोडक्शंस फंक्शन। प्रोडक्शंस फंक्शंस क्या है, इसको हम देखते हैं। प्रोडक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएटिंग वैल्यू, मीन्स कि आप एक्चुअल में प्रोडक्शंस में क्या कर रहे होते हैं। प्रोडक्शंस मीन्स कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आप साइंस में पढ़े होंगे कि ना ही किसी गुड्स को हम बना सकते हैं ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, केवल हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कोई भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कोई मशीन है या प्राइस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम अपनी यूटिलिटी के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रोडक्शंस क्या है, क्रिएटिंग वैल्यू, वैल्यू क्रिएट की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अनावश्यक कोई खेत पड़ी हुई है तो उसमें आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उसमें कोई फिशरीज कर सकते हैं, कोई आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज क्रिएटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्या, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने भी बताया कि जैसे नेचुरल रिसोर्स है, उस नेचुरल रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि क्या, जैसे कोई पोटैटो है, टोमेटो है, टोमेटो से सब्जी बन सकती है, टोमेटो से केचप भी बन सकता है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को हम लोग वन यूटिलिटी टू अनदर यूटिलिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इस प्रोडक्शन फंक्शन में। पीटर एफ ड्रकर ने कहा, क्या कहा, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड एज अंडर, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन को किस प्रकार से कैटेगराइज किया सकता है, कितने मीन्स कितने प्रकार के प्रोडक्शंस होते हैं, उत्पाद होते हैं, इसको संबंध में कैटेगराइज किया गया है। उस कैटेगराइजेशन को देखते हैं। राइट, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शंस, मीन्स प्रोसेस कोई हो रहा है या फ्लो ऑफ प्रोडक्शंस के बेस पर क्या हो सकता है, केमिकल, पेपर, मिल्क। जैसे मान लीजिए केमिकल है तो जानते हैं विभिन्न प्रोसेस से चल रहा होगा तब जाकर केमिकल कोई प्रिपेयर हो रहा होगा। राइट, नेक्स्ट है पेपर भी, अब जानते हैं पेड़ से पेपर बनता है मैक्सिमम। तो पेड़ की पहले कटाई होगी, उसकी डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते होंगे, आफ्टर दैट बनता होगा। मिल्क आप जानते हैं कि कुछ लोग गाय भैंस को पाल रहे होंगे, दूध को सेल कर रहे होंगे, दूध कहीं जाता होगा तो उससे सूखा वाला दूध बनता होगा, दही बनता होगा, खीर बनता होगा, उससे खोआ बनता होगा। ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनेंगी, ये बिस्किट कोई बनेगा। तो ये क्या है, प्रोसेस है। तो मीन्स कि कुछ प्रोडक्शंस ऐसे होंगे, प्रोडक्ट जो कि प्रोसेस के फॉर्म में, मीन्स कि उसको फाइनल गुड्स बनने में डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा होगा, इसकी बात की जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शंस। राइट, नेक्स्ट मास प्रोडक्शंस। मास प्रोडक्शंस मीन्स कि वो होता रहता है, उस जनता की सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर करता है। इसमें क्या, इट इज मोर सुटेबल फॉर मोनोपोली मार्केट। रिगिड मीन्स कि दो तरह से बताया गया है। मोनोपोली मीन्स क्या है, मोनोपोली मीन्स सिंपल से आगे पढ़ेंगे भी हम मार्केट जब पढ़ेंगे तो मोनोपोली मीन्स कि सप्लाई पे राइट होता है। ओके, राइट मीन्स अधिकार होता है, वो चाहे या कंट्रोल होता है। बेस्ट शब्द क्या है, कंट्रोल, कि उसके पास जो भी गुड्स है उस पर कंट्रोल उसका है कि चाहे तो वह उत्पादन करे चाहे तो ना करे। जैसे इस समय मार्केट में कोई भी मोनोपोली नहीं है किसी की, लेकिन कुछ हद तक, जैसे मान लीजिए कि रेलवे ले लीजिए, रेलवे कोई प्राइवेट नहीं है तो रेलवे को ले सकते हैं।
जैसे मतलब पोस्ट ऑफिस है, फिर मान लीजिए कि मोबाइल में सबसे अच्छा एक डिफरेंट टाइप्स के हैं, या माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसकी थोड़ी बहुत मोनोपोली है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई भी अभी तक ऑपरेटिंग जो एप्लीकेशन है वो नहीं आए हैं। तो इसलिए हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत मोनोपोली हो। तो इसमें क्या होगा कि मास प्रोडक्शन तो होगा, बस वो रिजिड होगा, कठोर होगा, वो उसका कंट्रोल होगा, चाहे तो उत्पादन करेगा चाहे तो रोक देगा, क्योंकि वो अकेला है, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो उत्पादन ज़्यादा करे चाहे तो मत करे। ओके, लेकिन ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट नहीं होता है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ यह जानते रहिए कि मास प्रोडक्शंस होता है जिससे मोनोपोली होती है, एंड सेकेंड मास प्रोडक्शंस क्या होता है, फ्लेक्सिबल, मीन्स कम्पिटेटिव ईज्ड, मीन्स इसमें डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, तो मोबाइल डिफरेंट टाइप्स के लोग बना रहे हैं, वीवो है, रियलमी है, आईफोन है, वन प्लस है, सैमसंग है, नोकिया है, डिफरेंट टाइप्स बना रहे हैं। इसमें क्या है, मास प्रोडक्शन हो रहा है बट फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे दूसरा कोई बना देगा, दूसरा नहीं बनाएगा तीसरा कोई बना देगा, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें मास प्रोडक्शन, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मोनोपोली होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एक तरह से ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, सभी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट चलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट को चाहे तो प्रोडक्शन करे चाहे ना करे, उसका कंट्रोल है, तो रिजिड है, वो कठोर है। एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल डिफरेंट टाइप्स की कंपनी ऑपरेट कर रही है, बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इन दिस कंडीशन में ये मोनोपोलिस्टिक रहता है। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें मान लो नोकिया बनाए चाहे ना बनाए, क्या मार्केट में कुछ प्रभाव पड़ना है, दूसरी मार्केट में गुड्स हैं, दूसरे भी मोबाइल्स हैं, परचेज कर लेगा कोई, तो राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर बेस्ड प्रोडक्शंस, मीन्स कस्टमर के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, कस्टमर के लिए, तो कस्टमर क्या होगा, ज्वेलरी बिजनेस, टेलरिंग, हेयर ड्रेसिंग, ये क्या है, डायरेक्ट कस्टमर के लिए होता है। जैसे ज्वेलरी की कोई बिजनेस कर रहा है, जो सुनार होते हैं, टेलरिंग जो टेलर का काम कर रहा है, कपड़ा सिल रहा है, लेडीज के टेलर हो या जेंट्स टेलर हो, इन सब के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, हेयर ड्रेसिंग, जैसे बाल बनाने के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर है, ये डिफरेंट टाइप से क्या है, कस्टमर है। तो ये 4 टाइप्स के पीटर ड्रकर के द्वारा प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ देखिए द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब इस पे क्या देखेंगे कि क्या है, रिटर्न टू ए फैक्टर या द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शंस के लिए मेनली 2 टाइप्स के रिसोर्सेज यूज होते हैं। फर्स्ट ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनको हम चाहें तो शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनको हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में जो मशीन लगी हुई है, वह मशीन 1000 गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, और मान लीजिए कि आज आ गया ऑर्डर आपका 10,000, क्या आप कर पाएंगे? नो। इट मीन्स क्या है कि जो मशीन है वह फ्लेक्सिबल नहीं है, मैक्स वह लॉन्ग टर्म में ही चेंज कर सकते हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद, जब लगेगा कि नहीं हमारा डिमांड बढ़ गया है गुड्स का, तो जब गुड्स का डिमांड बढ़ गया होगा तब इसको हम चेंज कर देंगे मशीन को। तो मशीन क्या हो गई, लॉन्ग टर्म के लिए हो गई। जबकि अगर 1000 से अगर 1200 गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो हो सकता है जैसे लेबर है, लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, 1000 की जगह जो गुड्स बना रहे हैं और थोड़ा सा 2-4 लेबर लगा देंगे, तो लेबर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब आज रख सकते हैं, कल हटा भी सकते हैं, फिर कल दूसरे को रख सकते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमको लोग चेंज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म, जैसे मान लीजिए पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो क्या शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, कि किस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट फैक्टर जो कि शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकता है, उसका प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा मेन विषय वस्तु है पढ़ने का। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट द इज मोर ऑफ द वेरिएबल्स फैक्टर्स कंबाइंड विद द फील्ड फैक्टर, मीन्स कि एक से ज़्यादा रिसोर्स फैक्टर या प्रोडक्शन फैक्टर वर्क कर रहा है। आप जानते हैं ये कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें लेबर है, मशीन है, प्राइस है,
टेक्नोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे। ये स्टेज मस्ट अल्टीमेट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्टिंग डिक्लाइन। यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम किसी भी रिसोर्सेज को यूज करते जाते हैं तो उसकी मार्जिनल जो वेरिएबल्स है वो डिक्लाइन करते जाता है। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल्ड। तो यहाँ पर इतना जानते रहिए कि एक प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज यूज होते हैं और उस रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम यूज करते जाते हैं तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि उसमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब इसमें एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस पढ़ लीजिए। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर इज ह्यूमन रिस्टेंट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि लेबर है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लेबर चेंज होगा, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएट करेगा लेबर। और मान लीजिए कि लैंड है, मशीन है, मनी है, ये चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फर्स्ट जो एजम्पशन ये है कि ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल है जो शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, बट ऑल अदर फैक्टर जो कि प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, फैक्टर्स मीन्स कारक मीन्स जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है लगे हुए हैं। तो ये क्या है कांस्टेंट है, स्थिर है, उनको चेंज नहीं करना, राइट। द स्केल ऑफ आउटपुट इज अनचेंज। जो स्केल है मीन्स अगर 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000 ही करेंगे, मशीन को इन्हेंस नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड द प्रोडक्शंस प्लांट आर द साइज एफिशिएंसी ऑफ द फर्म रिमेंस कांस्टेंट। मैंने बताया कि चाहे प्लांट हो, बिल्डिंग हो, साइज ऑफ एफिशिएंसी हो, ये कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, केवल किस में चेंज होना चाहिए, वन फैक्टर एंड दैट इज लेबर, ओके। और चीजें कांस्टेंट रहेंगी, राइट। The technique of production does not change. All units of the factor inputs varied are homogeneous. तो यहाँ पर क्या है कि मैं बताया ना, प्लांट में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, साइज ऑफ एफिशिएंसी में चेंज नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं कर सकते, किसी चीज में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे चेंज होती है। क्या टेक्नोलॉजी आज होगी तो कल चेंज कर लेंगे? मान लीजिए कि कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन है कोई फोटोकॉपी की, आज प्रिंटिंग मशीन 5 लाख लाए, क्या कल डिमांड बढ़ जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे? नहीं चेंज कर सकते, इसको 2 साल 1 साल बाद ही चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी हो गई, कोई नई फोटोकॉपी की मशीन आ गई, फिर भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि आज दूसरा ला देंगे कल तीसरा ला दे देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में फैक्टर चेंज होने वाली चीज है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट और फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं। द प्रोडक्ट क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट बाय द गिवन यूज ऑफ इनपुट द प्रोडक्शन सिस्टम पर यूनिट टाइम। मीन्स एक टाइम में कितना क्वांटिटी बन रही है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होगा कि एक निश्चित टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 ईयर में या 1 डे में कितनी गुड्स बन रही है, 100 बन रही है, तो दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट तो सामान्य कंसेप्ट है, एक दिन में आप कितना बनाएंगे, 2 दिन में कितना बनाएंगे, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। तो इसमें तो कोई आपको बता नहीं कर सकता है, नहीं, आई थिंक। नेक्स्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्शंस। एवरेज प्रोडक्शंस क्या होगा, मान लीजिए कि आप 1 डे में बना रहे हैं गुड्स 100, मान लीजिए कि और सब लेके 1000 बना लिए, तो एवरेज निकालने क्या करना है, 10 डेज में बनाए होंगे, ये 10 डेज से कर देंगे, इसका मतलब आप 100 यूनिट पर डे बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 ईयर में बनाए हो आप 1 लाख गुड्स, ओके, तो 1 डे के निकालने का क्या करेंगे, 365। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि टोटल क्वांटिटी जो आएगी डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट्स एम्प्लॉयड, मीन्स कितना इनपुट्स उसमें एम्प्लॉयड किया गया है पर यूनिट आ जाएगा फैक्टर प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कि लेबर है, 10 दिन लेबर काम किया, बनाया कितना, मान लीजिए कि 500 यूनिट्स, 500, तो आपको निकालना हो कि एक लेबर कितना बनाया। मान लीजिए 10 लेबर थे, 500 बनाए, तो एक लेबर कितना बनाएगा, सिंपल से इसमें डिवाइड कर देंगे 50, मीन्स एक लेबर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स इनपुट्स, जो लेबर लगा हुआ है इनपुट्स के रूप में, इसके संबंध में फैक्टर प्रोडक्ट्स हो जाएगा, पर फैक्टर इनपुट प्रोडक्ट्स, ओके। तो एवरेज इनपुट्स आ गए, राइट। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल बताया था कि मार्जिनल सिंपल से जहाँ पे आ जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी में आ जाए,
मार्जिनल प्रोडक्शंस में आ जाए, मार्जिनल रेवेन्यू में आ जाए, मार्जिनल किसी चीज़ में मार्जिनल आ जाए, तो समझ लीजिए बस इसका डेफिनेशन क्या है कि एक अतिरिक्त यूनिट के सेल से या प्रोडक्शन से या कंज्यूम करने से जो टोटल में चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल। जैसे मान लीजिए कि आप 100 गुड्स परचेज कर रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, तो 101 जब परचेज करेंगे तो कितना देंगे, 1000 10 रुपये, तो 10 जो चेंज हो रहा है दैट इज मार्जिनल। ओके, तो प्रोडक्शंस में ऐसे है कि द एडिशनल मेड टू द टोटल प्रोडक्ट एसोसिएट विथ वन यूनिट चेंज इन द पार्टिकुलर सिंगल इनपुट लेबर। मीन्स कि यदि एक लेबर को और लगा दिया जाए या एक लेबर कितना एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट कर रहा है। मार्जिन में बताया ना, जैसे मान लीजिए कि एक लेबर है 10 यूनिट बना रहा है, दूसरा लग जाए तो कितना बनाएगा, मान लीजिए 10 ये बना देगा, दैट इज मार्जिनल। ओके, एक अतिरिक्त और लगा दिया जाए तो मार्जिनल कितना होगा, इसी के संबंध में इसमें बताया जा रहा है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर इसको डायग्राम के द्वारा, लिस्ट के द्वारा समझते हैं कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। राइट, देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। मान लीजिए लेबर है, ये एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, लेबर है। ओके, टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मान लीजिए 1 लेबर बना रहा है 20, दूसरा लेबर 50, 3 लेबर मिलकर 90 बना रहे हैं, 4 लेबर मिलकर 120, 5 लेबर मिलकर 135, ऐसे करके बना रहे हैं। ओके, गुड्स को एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें डिवाइड 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से। तो जब मैंने बताया टोटल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, जो लेबर है उसे डिवाइड कर देंगे, इसमें 6 से, 7 8 9 10, ये डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रोडक्ट की। राइट, देखिए इसमें दिया गया है एवरेज प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल। अब मार्जिनल अब से समझिए कैसे मार्जिनल समझ में आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्लीन करके देख लेते हैं। इसमें से मैं बता ना कि एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 प्लस किए तो इसमें कितना चेंज आ रहा है, 30, माइनस करेंगे 30 है ना, 50 माइनस 20 30। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि पहला में 20 दे दिया जा रहा है क्योंकि 20 है, इसमें भी है 20, इसमें भी है 20, इसमें भी है, लेकिन 30 चेंज आ रहा है तो क्या यही 30 है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए कि 2 से 3 लेबर यूज कर रहे हैं, तो ये कितना यूज हो रहा है, 40 हुआ, माइनस देखिए यहाँ 40 आ गया। राइट, यहाँ मान लीजिए कि 900 टू 120 किए, कितना आया 30, तो यहाँ 30, यहाँ 120 टू 35 किए 15 आया, 15 यहाँ 15 आ गया। ऐसे करते देखिए ये माइनस तक जा रहा है, फिर जीरो आ जाएगा, 148 148 जीरो, फिर 148 से घट गया 148 माइनस 145 माइनस में आ गया। ओके, मीन्स आगे ये भी ध्यान रखना है कि टोटल प्रोडक्शंस में से n मीन्स n माइनस 1 से घटाना, मीन्स 50 में से 20 नहीं घटाना, 20 में से, जैसे 50 में से 20 माइनस करना है। ओके, और यहाँ क्या है देखिए माइनस हो जा रहा है। ओके, 145 में से इसमें घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए माइनस आ रहा है। अब ये स्टेज है, स्टेज क्या है, सिंपल सा। अब क्या है कि इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है कैसे हम लोग इस क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टेज कहाँ तक है, यहाँ तक, कैसे समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट स्टेज बताया जा रहा है कि जैसे जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, अच्छा एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जो भी, अब ये यहाँ तक भूल जाइए, ऐसे समझिए, इसको छोड़ दीजिए। अब जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो केवल मार्जिनल को ध्यान में रखा जाता है। ओके, अब मार्जिनल को देख करके ही लिखा जाता है। जैसे आप डिस्क्राइब करना हो कि द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की थ्योरी बताइए, तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्क्राइब क्या करेंगे, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, मीन्स 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, तब तक फर्स्ट स्टेज है। ओके, फर्स्ट स्टेज कब तक है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल प्रोडक्शंस इंक्रीज कर रहा है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। मीन्स लेबर जब आप यूज कर रहे हैं 1 to 2, 2 to 3,
तब तक तो प्रॉफिटेबल है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है। बट एक स्थिति ऐसी आएगी जब मार्जिनल यूटिलिटी लेबर लगाने के बाद भी नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप खेती में यूज कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति होगा, हो सकता है कि कम अच्छा से खेती कर पा रहा हो, कम उत्पादन होता हो, दो लोग लग गए थोड़ा और बेहतर किए। जैसे मान लीजिए पहला किया 20 कुंटल गेहूं उत्पादन कर रहा था, दो लोग काम करने लगे, हो सकता है कि 30 कुंटल होने लगा, राइट। तीन लोग मिल गए, मान लीजिए 40 कुंटल होने लगा। अब ओके, मीन्स बढ़ गया है, ओके 40 कुंटल बढ़ गया। अब क्या है कि आपको लग रहा है कि जो खेत आप नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसमें बताए प्लांट नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल लेबर डालते जा रहे हैं, तो क्या हमेशा बढ़ता रहेगा? ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 100 लोग लगा देंगे तो उसी खेत से आपको 100 कुंटल मिलने लगेगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ समय बाद मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो घटता जाएगा, आप लेबर बढ़ाते जाइए, मतलब काम करने वाले जो लेबर है उनको बढ़ाते जाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, मार्जिनल जो घटता जाएगा, ओके, ये क्या कहा जाएगा, घटता जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये यहाँ तक ना, ये मैं लॉ ऑफ यूटिलिटी में पढ़ाया था, ये जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ यूटिलिटी में भी पढ़ाया था कि जब तक मार्जिन यूटिलिटी बढ़ती है, फर्स्ट स्टेज है, इंक्रीजिंग है मान लीजिए। जब मार्जिनल स्टेज घट रही है, जब तक जीरो ना हो जाए, जीरो कहाँ पर होगी, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी ज़्यादा हाईएस्ट हो जाए। देखिए 148 पर हाईएस्ट है ना, इसलिए इस स्थिति में सेकेंड कंडीशन है, ओके। एंड थर्ड स्टेज क्या है, यहाँ पर देख बनाना भूल गया, ये थर्ड स्टेज है, जब मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स अब क्या है कि अगर और ज़्यादा लगा देंगे तो प्रोडक्शन घटने भी लगेगा। तो इसके लिए क्या कहा जाता है गाँव में कहावत, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ओके, कि यदि ज़्यादा और लोगों को इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें लगा देंगे काम पे, तो अब काम नहीं होगा, अब झगड़ा होगा, बात होगा, वो उनका टांग खींचेगा कि नहीं तुम नहीं कर रहे हो तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन घटने लगेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है, राइट। कि आपको जब भी डिस्क्राइब करना है, इस बात को ध्यान रख रही है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, टोटल प्रोडक्ट कैसे क्या है, टोटल प्रोडक्ट में से एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे, राइट। बट आपको जब भी कंक्लूजन लिखना है, जो भी टेबल से इस टेबल को डिफाइन करना है, तो आप हमेशा मार्जिनल को ही ध्यान में रख करके करेंगे कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है तो फर्स्ट स्टेज होता है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घटते हुए जीरो नहीं हो जाती है तब तक सेकेंड स्टेज, एंड माइनस दैट इज डिनोट टू थर्ड स्टेज। मीन्स इस जो लेबर है इसको तो कदापि मत यूज करिए, ओके, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके जाने से 10वां जो लेबर जा रहा है तो वही बात हो जा रही है कि ज़्यादा मोर एक्सेस हो जा रहे हैं, मतलब काम अब हो ही नहीं रहा है, माइनस प्रोडक्शन आ गया उसका, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी को देखिए डायग्राम के द्वारा बताया गया है, इस डायग्राम को भी देख लेते हैं थ्रू डायग्राम। देखिए फर्स्ट स्टेज है, कोई भी देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, जहाँ तक बढ़ रहा है दैट इज फर्स्ट स्टेज, जहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी। सेकेंड स्टेज में बढ़ तो रहा था बट धीरे धीरे घटने वाला था, ओके, क्योंकि टोटल तो बढ़ ही रहा था ना। आप देखिए इसमें तो टोटल बढ़ रहा है, इसीलिए उसको टोटल को दिखाया गया है। जैसे आप देखिए टोटल बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसको बताया गया है कि टोटल ये बढ़ रहा है, भले ही मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। देखिए यहाँ तो भले ही यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, बस यहाँ तक टोटल बढ़ रहा है, भले ही यहाँ पर घट रही है बट यहाँ टोटल तो बढ़ रहा है ना, उसी को यहाँ बात किया जा रहा है टोटल बढ़ने की, ओके। टोटल यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे, बट कुछ समय बाद ऐसा आएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, जो 3 चल रहा था माइनस, ओके, ये स्टेज है, ओके। और ये मार्जिनल यूटिलिटी की गिरते वाली स्टेज थी, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी टोटल तो बढ़ रहा था बट मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी। तो और देखिए एवरेज प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ये है, देखिए सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन, देखिए माइनस में -3 चला गया था, ओके, यहाँ तक जाके गिर रहा था। फिर एवरेज तो जानते हैं कि एवरेज तो हमेशा थोड़ा थोड़ा लास्ट में जाके गिरेगा, ओके, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाल रेखा, कोशिश करिए कि इसी पर प्रोडक्शन करिए, इससे पहले इसी बिंदु पर, क्योंकि इस पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, एवरेज प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, सब कुछ फर्स्ट स्टेज में। इसके अतिरिक्त ही आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, राइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेज, एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं, स्टेज का क्यों स्टेज आ रहा है ये,
एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स ये है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स जैसे जैसे हम लेबर के यूज करते हैं लेबर से प्रोडक्शन बढ़ता है, ये है दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे जैसे हम वन फैक्टर में चेंज करते हैं, हमारा फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन फैक्टर लेबर, लेबर में चेंज करते हैं तो कुछ देर तक उसकी प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे मार्जिनल देख रहे थे, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था। नेक्स्ट, रीजन्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स अब ये क्यों हो रहा है, ओके इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसका रीजन देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि एक लेबर को जो हम यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट। इसमें क्या है, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स कि जो फैक्टर्स हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मशीन 1000 बना सकती है गुड्स, बट लेबर 2 हैं, तो इस पे सफिशिएंटली वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मशीन तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है कि आप इसमें से 10 लेबर लगा दीजिए ताकि मशीन का अच्छा से बेहतर यूज कर पाएँ, तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ओके। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग कब होगा, जब जो आपके पास बिल्डिंग है या मटेरियल है, जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका लेबर के कारण यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, कि उसके डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, मशीन को डिवाइड कैसे करेंगे, आधा तो यूज करेंगे, ऐसा तो होना नहीं है। उसके लिए कई लेबर, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर प्रिंट ही मशीन चल रही है, तो प्रिंट हो सकता है कि एक व्यक्ति हो तो वो सब कुछ मैनेज कर रहा हो, तो प्रिंट अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, कि वो भी पीडीएफ की कमांड भी दे, वहीं कैलकुलेट भी करे, वहीं बाइंडिंग भी करे, सब कुछ करे, तो फाइनल नहीं होगा। लेकिन मैंने 2 रख देंगे तो क्या होगा, मशीन का बेहतर यूज होगा, एक ये सब काम देखेगा, एक प्रिंट देखेगा, ओके, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन, तो प्रिंटिंग मशीन अकेले इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं कि आधा प्रिंटिंग मशीन आधा प्रिंटिंग मशीन, अच्छा 2 लोग हैं आधा यूज करेंगे, 3 लोग हो गए तो पूरा यूज करेंगे, ऐसा तो होना नहीं है। तो इसलिए इंडिविजुअलिटी है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मीन्स, लार्ज स्केल मीन्स कि जब आप ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं तो वो चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, होता है कि नहीं ऐसा। आप कॉमन चीज़ देखिए, इसलिए लोग आप देखते हुए कहते हैं कि ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि कोई खाना ही बनवा रहे हैं, तो खाना 2 लोग का बनाइए तो सोचिए कितना मेहनत है, 4 लोग का अच्छा खाना बनाना हो अगर कितना मेहनत है। लेकिन अगर 2 लोग उसमें और बढ़ जाएँ तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होने लगेगा। जैसे आपके रूम में 1 लोग रहते हो तो जानते हैं रूम का भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उतना ही लगना है, रूम का भाड़ा उतना ही लगना है। लेकिन 2 लोग हो गए तो तुरंत आधा हो गया, 3 लोग हो गए 1/3 हो गया। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं लार्ज स्केल पर, आपका कॉस्ट कम होता जाता है, ओके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, मितव्ययिता बढ़ने लगती है जब लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है फोटोकॉपी की, उसका मान लीजिए कि आप 1000 रुपये दे रहे हैं पर रन का चार्ज, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप एक लेबर और ज़्यादा रह करके उस मशीन का बेहतर यूज कर सकते हैं ना, तो ज़्यादा प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ यही बताया जाएगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं तो सस्ता पड़ता है, कोई चीज़ मितव्ययी हो जाएगा, सस्ती हो जाएगी। जैसे हम जाते हैं प्रिंट कराने ना, कहते नहीं है 200 प्रिंट है तो आप 200 प्रिंट थोड़ा सस्ता लीजिए, क्योंकि जान रहे हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा। अगर 2 करते पेज तो 2 रुपये मिलता है, 200 पे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, तो हम लोग उसी से डिस्काउंट कराते हैं। इस यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, ओके। लेस इफेक्ट ऑफ नेचर मीन्स नेचर जो है उसका कम प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कोई प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो नेचर का कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए भी होता है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरीज मीन्स वैज्ञानिक जो खोज हो रही हैं वो कम हो रही हैं, कम होंगी। शॉर्ट टर्म तो कम ही होगी, इस शॉर्ट टर्म की बात ही की जा रही है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या देखा जा रहा है प्रोडक्शन फैक्टर को, तो साइंटिफिक चेंज शॉर्ट टर्म में तो होना नहीं है। जो भी होगा अब ऐसा थोड़ा है कि आज कोई प्रिंटिंग मशीन या कोई टेक्नोलॉजी है तो कल आ जाएगा तुरंत, नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ही आएगा। इफिशियंट मैनेजमेंट अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है और आप 2 लोग को मैनेज कर रहे हैं, सोचिए तो कितना आपकी कॉस्ट पड़ रही है पर लेबर 50,000। लेकिन आप मैनेज कितना कर सकते हैं 10 लोगों का, तो आपके अंडर में जो 10 लोग आ जाएंगे तो अब 1 लाख सैलरी दे के 10 लोग को मैनेज कराएगा ना कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि इफिशियंटली मैनेजमेंट वर्क करता है, मतलब ऐसे समझिए टोटल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, टोटल यूज चल रहा है। तो टोटल यूज कब चलेगा, जब ये इफिशियंट यूज होगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, मीन्स कि कांस्टेंट रिटर्न्स मीन्स कि स्थिर रिटर्न्स कब क्या आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, स्थिर कब हो जाएगा, मतलब पहले देखिए दो स्टेज जो तीन लोग पढ़े थे ना, एक इंक्रीजिंग था, एक कांस्टेंट था, एक डिक्रीजिंग था। तो उसमें इंक्रीज हम लोग पढ़ लिए कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े। सेकेंड में क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मीन्स रिटर्न कांस्टेंट हो जाएगा कुछ समय, तो कांस्टेंट जानते हैं कुछ समय के लिए होगा, तो इसलिए इसकी ज़्यादा जरूरत तो है नहीं। कब घटने लगेगा, मतलब कि जब आप लेबर यूज कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन घट रहा है। क्यों घट रहा है भाई, रीजन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, क्यों घट रहा है, डिमिनिशिंग हो रही है। इसका क्या मेन रीजन है, नॉन डिविजिबिलिटी ऑफ इनपुट्स। ओके, अब क्या है कि लेबर ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं तो उसका भी नहीं बंटवारा कर सकते, इसलिए घट रहा है। नेक्स्ट, फिक्सिटी ऑफ सम इनपुट्स, मीन्स कुछ इनपुट्स फिक्स हैं। मान लीजिए कि 1000 गुड्स बनाना है तो चाहे जितना यूज कर लीजिए लेबर, क्या ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी मशीन की कैपेसिटी ही है 1000 बनाने की। जब 1000 बनाने की कैपेसिटी होगी तो क्या है, फिक्सिटी फिक्स है, इनपुट्स की फिक्स है, चाहे आप 1000 लेबर यूज करिए, चाहे 2 करिए, चाहे 4 करिए, वो बनाएगी गुड्स कितना 1000, तो कुछ फिक्सेशन भी है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कोई भी सब्स्टिट्यूट इम्परफेक्ट है, राइट, तो इसलिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेड सप्लाई ऑफ नेचर, सप्लाई के द्वारा जो भी नेचर से गुड्स मिली हुई है वो लिमिटेड है। आप जानते हैं वायु है, कोई पेट्रोलियम पदार्थ है, कोई कोल है, उसकी नेचर तो लिमिटेड है ना। ऐसा थोड़ी है कि लेबर पूरा डाल करके आज ही पेट्रोल बाहर कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। या सभी भारत के पॉपुलेशन को लेकर के झारखंड में चले चलते हैं और वहीं पर सब पेट्रोल कोयला बाहर कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट है। लोग सोच रहे हैं कि धीरे धीरे यूज करेंगे तो कुछ समय तक ज़्यादा दिन तक चलेगा, इसलिए भी हो सकता है। प्रोडक्शन मोर देन कैपेसिटी, जब आप मान लीजिए कि मैं बताया ना कैपेसिटी से मोर देन होने लगे, कि आप बना कंपनी में बना सकते हैं प्रोडक्ट 1000, लेबर ज़्यादा आने से क्या प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए भी ये कम होने लगता है। तो समझ गए, तो दो चीज़ें पढ़ लिए कि किसी भी की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लेबर का यूज है। लेबर के यूज ऐसा कंक्लूड समझिए कि लेबर का जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ती है। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग देखें हम लोग कि कैसे इंक्रीज करता है प्रोडक्शन। कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर की कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, क्योंकि स्थिर होगा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। फिर क्या होगा, घटने लगेगा। तो घटने के लिए हम लोग बताए कि क्या क्या कारण हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें। लॉ ऑफ प्रोडक्शंस जिसको हम लोग पढ़े, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा या कोई आप में इसमें सुझाव होगा तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।